नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। पेट्रोल की कीमतों से परेशान जनता के बीच अब पेट्रोल की शुद्धता पर सियासत गर्मा गई है। एक तरफ केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति है, दूसरी तरफ विपक्ष के सवाल हैं। अब इस सियासी घमासान में भाजपा सांसद के एक बयान ने आग में घी डालने का काम कर दिया है। रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने E20 पेट्रोल का विरोध करने वालों पर सवाल उठाते हुए कह दिया, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। बस फिर क्या था। बयान पर सियासी बवाल मच गया, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा, अगर इतना ही है तो अपने बाप के घर से शुद्ध पेट्रोल लाएं। बघेल ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का होश ठिकाने नहीं है और अगर जनता शुद्ध पेट्रोल की मांग कर रही है तो सवाल जनता से नहीं बल्कि सरकार से पूछा जाना चाहिए। E20 पेट्रोल पर बहस अब पेट्रोल पंप से निकलकर सीधे सियासी मैदान में पहुंच गई है। आखिर E20 को लेकर इतना विवाद क्यों? क्या वाकई E20 से वाहन के माइलेज और इंजन पर असर पड़ता है? सरकार इसे क्यों बढ़ावा दे रही है? तो E20 के मुद्दे पर देश के सबसे बड़े 4 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि अगर E20 ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है तो सरकार इसके फायदे और संभावित नुकसान पर पूरी पारदर्शिता क्यों न दिखाए। दूसरा यह है, पुराने वाहनों के मालिकों की चिंता का समाधान कैसे होगा। तीसरा सवाल यह भी है कि एथेनॉल मिश्रण से किसानों और अर्थव्यवस्था को वास्तविक लाभ कितना मिलेगा। चौथा सवाल, जनता के सवालों का जवाब आंकड़ों से मिलेगा या फिर तुम्हारे बाप के घर से आएगा जैसे बयानों से। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता के सवाल का जवाब आंकड़ों और तथ्यों से मिलेगा या फिर सियासी बयानों से। इसी पर करेंगे बातचीत, लेकिन दिखाते सबसे पहले एक रिपोर्ट। रीवा एयरपोर्ट पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने E20 पेट्रोल का विरोध करने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब देश अपनी जरूरत के बड़े हिस्से के लिए कच्चे तेल के आयात पर निर्भर है तो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का विरोध क्यों किया जा रहा है। इसी दौरान उन्होंने शुद्ध पेट्रोल की मांग करने वालों पर टिप्पणी करते हुए कहा, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। भाजपा सांसद का तर्क था कि भारत को अपनी तेल जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चा तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। ऐसे में एथेनॉल मिश्रण को बढ़ावा देकर पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सांसद के बयान के बाद बहस मुद्दे से ज्यादा भाषा और लहजे पर केंद्रित हो गई। 18,000 किलोमीटर के चक्कर लगा के तेल मिलने लग, और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप के यहाँ से आई। शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई। आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। 100% ब्राजील बनावत है एथेनॉल। पूरे ब्राजील के ये डीजल पेट्रोल गाड़ी एथेनॉल से चल रही है। ऑटोमोबाइल वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम इंजन हमारे पास है, कोनो दिक्कत नहीं है और एथेनॉल से गाड़ी चलावे वाली क्षमता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान के गाड़ी एथेनॉल से चल सकती हैं, लेकिन लोग कहते नहीं एथेनॉल न बनावा। भाजपा सांसद के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तीखा पलटवार किया। बघेल ने तंज कसते हुए कहा, अगर इतना ही है तो अपने बाप के घर से शुद्ध पेट्रोल ले आए। भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं का होश ठिकाने पर नहीं है। उनका कहना है कि अगर जनता E20 को लेकर सवाल पूछ रही है, अगर वाहन मालिक अपने वाहन के माइलेज और प्रदर्शन को लेकर चिंता जता रहे हैं तो सवाल जनता से नहीं बल्कि सरकार से किया जाना चाहिए। यानी भाजपा सांसद के बयान के जवाब में कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में पलटवार किया। अब सवाल सिर्फ E20 का नहीं रहा, सवाल सियासत की भाषा का भी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, अब अपना होश खो बैठे हैं। ये शुद्ध पेट्रोल यदि जनता मांग रही है तो बाप के घर में, तो उसके बाप के घर से आ रहा है, अपने बाप के घर से ले आया भाई। आखिर E20 है क्या? अब जरा आसान भाषा में समझिए कि आखिर E20 पेट्रोल है क्या।
E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें अधिकतम 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। एथेनॉल मुख्य रूप से कृषि आधारित स्रोतों से तैयार किया जा सकता है। सरकार के एथेनॉल मिश्रण नीति का उद्देश्य पेट्रोल में घरेलू स्तर पर उपलब्ध एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ाना है, ताकि पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर निर्भरता कम की जा सके। इसके साथ ही सरकार का तर्क है कि इससे किसानों के लिए एथेनॉल उत्पादन का बाजार बढ़ सकता है और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ वाहन मालिकों की चिंता भी सामने आती है। खासतौर पर पुराने वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल, माइलेज और इंजन के प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। यही वजह है कि E20 अब सिर्फ ईंधन का मुद्दा नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था, किसान, वाहन मालिक और सरकार की नीति चारों से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। भाजपा का E20 के समर्थन में सबसे बड़ा तर्क है तेल आयात पर निर्भरता कम करना। भारत अपनी पेट्रोलियम जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का आयात करता है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है, तब दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध या भू राजनीतिक तनाव पैदा होता है। जब समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो उसका असर सीधे तेल की कीमत और देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में सरकार घरेलू स्तर पर एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर आयातित पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने की रणनीति पर काम कर रही है। भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा भी इसी तर्क को आगे रखते हुए E20 के विरोध पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन विपक्ष की दलील बिल्कुल अलग है। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार को सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि E20 का इस्तेमाल अलग अलग तरह के वाहनों पर किस तरह असर डालता है। विपक्ष वाहन मालिकों के माइलेज, रखरखाव और पुराने वाहनों को लेकर चिंता जता रहा है। सवाल यह भी उठता है कि अगर किसी पुराने वाहन का ईंधन दक्षता प्रदर्शन कम करता है तो उसका अतिरिक्त आर्थिक बोझ किस पर पड़ेगा। यानी बहस सिर्फ यह नहीं है कि E20 अच्छा है या बुरा, बहस यह भी है कि E20 लागू करने की कीमत कौन चुकाएगा, सरकार, कंपनियां, किसान या फिर आम वाहन मालिक। E20 के समर्थन में ब्राजील का उदाहरण भी दिया जाता है। एथेनॉल आधारित ईंधन के इस्तेमाल में ब्राजील को दुनिया के प्रमुख देशों में गिना जाता है। भारत में भी एथेनॉल मिश्रण को बढ़ाने के पीछे यही सोच है कि देश अपनी कृषि अर्थव्यवस्था और ऊर्जा जरूरतों को आपस में जोड़ सके। लेकिन भारत और ब्राजील की परिस्थितियां पूरी तरह एक जैसी नहीं है। भारत में वाहनों की उम्र, वाहन तकनीक, ईंधन व्यवस्था और उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति अलग है, इसलिए सिर्फ किसी दूसरे देश का उदाहरण देना पर्याप्त नहीं। भारत में E20 का वास्तविक असर क्या है, इसका जवाब आंकड़ों और स्वतंत्र विशेषज्ञों की रिपोर्ट से मिलना चाहिए। अब जरा उस आम आदमी की बात कीजिए जो रोज बाइक या कार लेकर सड़क पर निकलता है। उसके लिए बहस बेहद सीधी है। पेट्रोल कितना महंगा है, गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, इंजन पर कितना असर पड़ेगा, रखरखाव का खर्च कितना बढ़ेगा, और अगर वाहन पुराना है तो क्या उसके लिए अलग ईंधन का विकल्प मिलेगा। जनता को इन सवालों के स्पष्ट जवाब चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप पर खड़ा आम आदमी ना तो कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार समझता है, ना ही एथेनॉल की पूरी अर्थव्यवस्था। वह सिर्फ इतना जानता है कि टैंक में पेट्रोल भरवाने पर जेब कितनी कट रही है और गाड़ी कितना दूर जा रही है। गोविंद मिश्रा की रिपोर्ट, TN न्यूज प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो E20 पेट्रोल में अब सियासत का तड़का लग चुका है। पूरे देश में एक तरफ आम नागरिक E20 पेट्रोल को लेकर आवाज उठा रहे हैं कि उनकी गाड़ियां खराब हो रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने सीधे पूछा कि E20 अगर नहीं इस्तेमाल करोगे तो क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा पेट्रोल। हालांकि इस बयान पर अब लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। इसी पर हम करेंगे बातचीत। तो E20 पेट्रोल में अब सियासत का तड़का लग चुका है, जहां भाजपा और कांग्रेस दोनों आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ E20 पेट्रोल को लेकर लगातार विरोध जारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने आग में घी डालने का काम किया है। जब पूरे देश में जेनजी आक्रोशित है, लगातार सड़कों पर है, पेट्रोल को लेकर सियासत गर्म हो रही है, तब जाके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। इसी पर करेंगे बातचीत करने के लिए रोहित मिश्रा जी हैं,
बीजेपी नेता सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ज्ञान सिंह चौहान जी हैं कांग्रेस नेता सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुरुषोत्तम मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, सवाल सीधा आपसे शुरू करते हैं और शॉर्ट में सवाल रहेगा, चूंकि मुद्दा जनता से जुड़ा हुआ है। आप ये बता दीजिए कि E20 अगर देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है तो आम वाहन मालिक को इसका सीधा क्या फायदा पहुंचेगा, आप गिना दीजिए। वाहन मालिक अगर एथेनॉल चालू हुआ है भारत में, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में पहला प्रयोग भारत में हुआ है एथेनॉल का। दुनिया में कई ऐसे विकसित देश हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, यहाँ हर जगह एथेनॉल का उपयोग हो रहा है वहाँ। लेकिन इस तरह का विपक्ष नहीं है। विपक्ष का ये जो निकम्मापन है, इनने तो कभी कुछ किया नहीं। अगर सरकार कर रही है तो सरकार पर इनको बार बार आक्षेप करना है कि सरकार जहर दे रही है गाड़ियों में। ऐसा नहीं है। जब कभी भी कोई विषय प्रयोग में आता है तो उसको पहले प्रयोग किया जाता है, उसके फायदे और नुकसान दोनों देखी जाती, दोनों परखी जाती है। लेकिन भारत का विपक्ष उसका नुकसान नहीं गिनाएगा। उसका नुकसान ऐसा व्यक्ति गिनाएगा जो एक विशेषज्ञ व्यक्ति होगा, जिसके संदर्भ में उसको जानकारी है। ब्राजील दुनिया का ऐसा देश है जो 27% एथेनॉल का उपयोग करता है, और 27% के एथेनॉल उपयोग करने वाले देशों में से भारत अभी उस लिस्ट में जुड़ा है। तो ऐसा नहीं है। और एथेनॉल से प्रदूषण खत्म होता है। एथेनॉल देश में अभी पहला प्रयोग किया जा रहा है। ऐसे पहले प्रयोग में अभी कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है जिसमें इंजीनियर या फिर संबंधित वाहन निर्माता कंपनी या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो प्रमाणित तौर पर कहे कि इस एथेनॉल मिलाने से इंजन को समस्या हो रही है, एथेनॉल मिलाने से माइलेज घट रहा है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो प्रोपोगंडा कंपनी है, वो प्रोपोगंडा कंपनी एक्टिव हो गई, तो प्रोपोगंडा कंपनी हमेशा एक्टिव हो जाती है। प्रयोग कर रहा है देश को प्रयोग करने दे और विधिवत देश को अग्रणी देशों की श्रेणी में शामिल होने दे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा धैर्य बनाने की जरूरत है विपक्ष जी। कांग्रेस से ज्ञान सिंह चौहान जी, हम उनसे भी बातचीत, आपके जवाब वही देंगे लगभग, प्रोपोगंडा है कि क्या है। ज्ञानचंद जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी जी। ज्ञानचंद जी, रोहित जी को आपने सुना कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, प्रोपेगेंडा फैलाती है, और हमारा एक सीधा सवाल यह है कि कांग्रेस E20 नीति का विरोध करती है या सिर्फ इसके लागू करने के तरीके पर सवाल उठा रही है? आप विरोध किसका कर रहे हैं? देखिए, जिस तरह से इन्होंने बात की, अपनी बात रखी जी, वो पूरी तरह से इनके न भाषा में संयम है जी, न इनके बोलचाल में, इनका जो लहजा है, ये पूरी तरह से सत्ता के गुरूर में बैठ के बात कर रहे हैं जी। ये व्यवस्था बनाने के जगह में कल इनके सांसद की आवाज आपने कल सुनी होगी, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने बोला कि खर्चे बढ़ रहे हैं, हारमोज वहाँ बंद पड़े हैं, खर्चा ज़्यादा लग रहा है, इसलिए जो है तो 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। और यहाँ तक कि कह रहे हैं कि क्या किसी के बाप के घर से आए, कि इस तरह के शब्दों का जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार प्रयोग कर रहे हैं, यह बिल्कुल अशोभनीय है। इनको व्यवस्था, सत्ता में बैठे इनको व्यवस्था बनानी चाहिए। आपने देखा कि कच्चे तेल का रेट नीचे आया तो इन्होंने पेट्रोल और डीजल का दाम कम नहीं किया। एक बार पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया, इन्होंने दाम ना कम करके एथेनॉल मिलाने की बात करने लगे। इन्होंने शार्टेज पे ये आपदा में अवसर तलाश रहे हैं जी। ये इस तरह की व्यवस्था जो ये कर रहे हैं, तो आने वाले समय में जनता इनको जवाब देगी। इनकी अमर्यादित भाषा को जो ये बोल रहे हैं तो जनता इनको बताएगी कि कैसा होगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये आजाद भारत है, यहाँ कोई किसी का गुलाम नहीं है जी। आज जनता अपने अधिकारों की बात कर रही है। आज जो जिस तरह से डीजल मिल रहा है, जिस तरह से पेट्रोल मिल रहा है, आज लोगों की गाड़ियां, हम नहीं, ये जनता बोल रही है कि हमारा माइलेज नहीं मिल रहा है, मोटर, हमारा इंजन सीज हो रहा है। आपने देखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखा होगा, प्रिंट मीडिया में आप अखबार पढ़े होंगे। ये जनता, भारत की जनता बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं। ये पक्ष विपक्ष यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सही और गलत की बात होनी चाहिए। अरे सरकार पे आप बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार पे बैठी, उसकी सत्ता है, कई प्रदेशों में उसकी सत्ता है, व्यवस्था बनाना उनका काम है, व्यवस्था से भागना उनका काम नहीं है। अभी पिछली बार आपने मझौली में
आपने परीक्षा केंद्र से जोड़ा था, एक विषय में उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा जी। तो वहाँ नकल को लेके वहाँ की व्यवस्था ऐसी हुई कि सेंटर बंद कर दिया गया। अरे आप ये बताइए कि 8 साल से सेंटर वहाँ बंद है, परीक्षा नहीं हो रही, छात्र छात्राएं परेशान है, आप व्यवस्था नहीं बना रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं कि वहाँ नकल हो रही है इसलिए हम वहाँ का सेंटर खत्म कर दिए और 80 किलोमीटर दूर कर दिए हैं। ये कोई बात होती है? ये तो घुमाने वाली बात होती है। तो वो रोहित जी वही बात कर रहे हैं। जी चलिए ज्ञानचंद जी, हम आपके सवालों के जवाब हम रोहित जी से लेते हैं। पुरुषोत्तम मिश्रा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे, हम उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं। पुरुषोत्तम जी, आवाज हमारी आ रही है आपको? आ रही है। जी जी। पुरुषोत्तम जी, E20 के जो पेट्रोल में है अब सियासत का तड़का लग चुका है। आम आदमी लगातार कह रहा है कि हमारी बाइकें खराब हो रही, गाड़ी खराब हो रही है, माइलेज घट रहा है। E20 के बाद अगर माइलेज कम होता है तो अतिरिक्त खर्चा आखिर आम आदमी ही क्यों उठाए? इसको सरकार को क्या कुछ गाइडलाइन बनाना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे साथी बता रहे थे जी, यहाँ जिम्मेवारी है नहीं और जिम्मेवारी से लोग भागते हैं। जी, यदि कोई सही बात कहता है तो उसके लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं सार्वजनिक मंचों में। जी, एक सांसद जो होता है, जी, जनता का प्रतिनिधि है, वो देश की सबसे बड़ी सदन में बैठता है और वही कानून बनाता है। उसके कानून ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सभी मानते हैं और देश की आशा जनता उनसे बड़ी अपेक्षा करती है। जी, अब किसी मंच में वो कह दें कि तुम्हारे बाप के यहाँ से असली पेट्रोल ले आए, जी, माने आप जिम्मेवारी अपनी नहीं मानते हैं। यदि आप कोई चीज असली नहीं ले आ सकते हैं तो आप पद में काहे बैठे हैं? आप छोड़ दीजिए पद। तो ये कोई बात होती है कि हम जबरदस्ती लागू करेंगे, 20% करेंगे? अभी आप जानते हैं कि जितने पेट्रोल पंप हैं, यदि उनसे कहा जाए कि भैया हमारी गाड़ी गई, आपकी इसमें क्या था, तो कह देते हैं मेथेनॉल मिला, तेल मिल रहा है, तो आपकी गाड़ी तो बंद होगी, मिस्त्री को दिखाइए कहाँ चौक हो गई। तो तमाम सारी दिक्कतें आम जनता को भोगनी पड़ रही हैं और मंच पर भाजपा के नेता कह देते हैं कि उनके बाप से यहाँ से ले आए असली चीज। यदि आप असली चीज नहीं दे सकते, असली सामान नहीं उपलब्ध कर सकते जनता को, तो आप काहे को सत्तम बैठे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग काहे रहे हैं? अभी हमारे साथी खुद कह रहे थे कि कोई जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते हैं। आवाम जनता की जो परेशानियां हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको आप सुनेंगे नहीं और उनको मंचों से अपशब्द कहेंगे। किसी एक व्यक्ति का नाम लेके नहीं कहे, जितने लोग एथेनॉल के विरोध कर रहे हैं उन सब के लिए सांसद जी ने असंसदीय भाषा का उपयोग किया है। तो ये प्रजातंत्र के लिए एक बड़ी चिंतनीय बात है। और आप प्रयोग करिए, लेकिन प्रयोग तरफ होना चाहिए। आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसको आप एकदम लागू कर दिए। यदि प्रयोग में जनता को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आपको लागू न करना चाहिए। लेकिन जो लोग ऊपर स्तर पर बैठे हैं, उनको हमारी कुर्सी बने रहे, जनता से मतलब नहीं है। न तो कभी रोजगार के संबंध में बात करते हैं, न महंगाई के संबंध में बात करते हैं। प्रशासनिक अमला इतना दिलदर्द है, गांवों में पटवारी नहीं पहुंचते, उनकी बात नहीं करते हैं। शासकीय विद्यालय गांवों में चल रहे हैं, कभी कोई देखने वाला नहीं है। जो निरीक्षण करने के लिए लोग बैठे हैं, टीएडीए भत्ता केवल कागजी कार्रवाई करके निकालते हैं। गांवों में स्थिति यह है कि लड़कों का नाम है प्राइमरी में 50 का लिखा है तो जाते हैं 12 लड़के, या जूनियर तक में 200 लड़कों का नाम लिखा है तो जाते हैं 100 लड़के। तो स्थितियां इतनी बद से बदतर हो गई हैं, लेकिन उस स्थिति को देखने वाला कोई नहीं है और मंचों से असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं। और ऐसे सांसद जो देखिए लगातार कई वर्षों से वकालत करते रहे और जनप्रतिनिधि के साथ साथ बुद्धिवेत्ता भी हैं, लेकिन इस तरह संसदीय भाषा का प्रयोग करना काफी निंदनीय है और घृणित है। इसकी तो हम सभी लोग निंदा करते हैं और इस तरह भविष्य में कोई बात कहता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कंटेम्प्ट ही होना चाहिए। जी बिल्कुल। रोहित जी, पुरुषोत्तम मिश्रा जी बिंद के ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने वहां की एक सच्चाई कड़वी जो कड़वाहट है उन्होंने बयां कर दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि मझौली में सेंटर था, परीक्षा सेंटर था, आपने उस समस्या का समाधान निकालने के बजाय सेंटर को ही खत्म कर दिए। आप पूरा जड़ से ही क्यों उखाड़ दे रहे हैं? भैया समस्या का समाधान करो, आदमी बीमार है तो आदमी को निपटा दो।
व्यवस्था व्यवस्था कांग्रेस के हिसाब से नहीं बनेगी। व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था है उस तरीके से बनेगी। अभी ज्ञान सिंह जी कह रहे थे जी, अरे भाई कांग्रेस के हिसाब से मत बने भाई, सरकार आपकी है, सत्ता में आप हो, असंसदीय प्रशासनिक भाषा अधिकारी आपके हैं, ये लोग तय कर रहे हैं। कांग्रेस के हिसाब से आप कैसे बात कर रहे हैं? कम से कम इस बात की मर्यादा रखें आदरणीय अध्यक्ष जी। आपके हैं, है ना, आप कह रहे हो कांग्रेस के हिसाब से, की मर्यादा आपकी रखें कि शुरुआतें जब गलत होती है। किसी बोल रहा है तो उसको सुनने की आदत होनी चाहिए। हम ये अभी कह रहे थे कि असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता सत्ता की गोद में बैठ के, ऐसा कह रहे थे। ये वही लोग हैं जब दिग्विजय सिंह दो बार के सीएम रहते हुए ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहते थे। अरे एथेनॉल की बात करो भैया, एथेनॉल की बात करो और जनार्दन मिश्रा जी की बात करो, आप मुद्दे से भटकाओ नहीं। कोर्ट ने आदेश दिया, कोर्ट के आदेश के पश्चात रोहित जी एक सवाल मेरा ये है, रोहित जी एक सवाल मेरा, मैं पूरे देश की जनता की तरफ से आपसे कर रहा हूं। एक सवाल मेरा है, मैं एक सवाल करता हूं पूरे देश की जनता। नहीं, आप जवाब दीजिएगा, आपके जवाब का टाइम है, आप कहा के जवाब देना, आप जवाब दीजिए। एक सवाल करूंगा पूरे देश की जनता की तरफ से, पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा, इसको आप समर्थन करते हैं, हाँ या नहीं? देखिए, मैं उनके लहजे का समर्थन नहीं करता जी, लेकिन उनका लहजा कैसा रहा होगा। लेकिन बाप शब्द अपमान का विषय नहीं है, बाप शब्द शर्म का विषय नहीं है। पिंड में बैठे लोग ज्ञान सिंह जी सीधी के हैं, अभी पुरुषोत्तम मिश्रा जी रीवा के हैं, पिंड के लोग हैं। पिंड में बाप शब्द सम्मान और गर्व का विषय है और गर्व से बाप शब्द लिया जाता। आज भी जो पुराने लोग हैं वो अपने पिता को बाप कहते हैं, ये बाप कहाँ है? तो बाप शब्द शर्म का विषय नहीं है। कांग्रेस अपने हिसाब से पूरे शब्दों का अपभ्रंश ना करे। उनने बाप मतलब ये कि मैं किसके यहाँ से लाऊंगा। और पूरी दुनिया आज दो देशों के साथ मिले हुए 4-6 देशों के साथ जो युद्ध चल रहे हैं वो तेल उत्पादक देश है, और तेल उत्पादक देश अगर आपस में लड़ रहे हैं तो वहाँ की हमारी जहाजें सुरक्षित तरीके से भारत लैंड नहीं कर पा रही हैं। ऐसी दशा में जब दुनिया लड़ रही होगी तो हम वैकल्पिक व्यवस्था करके कम से कम अपने भारत के लोगों को ईंधन प्रोवाइड करा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस क्या चाहती है कि देश के सिस्टम को बंद कर दिया जाए, पेट्रोल डीजल की कमी से लोग आपूर्ति बंद हो जाए तो बर्बाद हो जाए, और फिर ये झंडा लेके और वहां सिलेंडर सर में लेके चलने लगे। ऐसा नहीं होने देंगे। कांग्रेस अपने हिसाब से सिस्टम का जस्टिफिकेशन करना बंद कर दे, बाकी इनके कृत्यों को मुझसे कोई बात नहीं, ये जवाब कांग्रेस से ही ले लेते हैं। ज्ञानचंद जी, आप रोहित जी को सुन रहे थे और एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने अभी एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू बघेली में दिया। मैं बघेली में बोल के बताता हूं कि हमारे पंचम की यहाँ के बघेली अब प्यार की भाषा है। अरे भैया, हम भी बघेली हैं, हमको भी बघेली आती है। तो ज्ञानचंद जी अपना यह बताइए, कतनी बघेली है, कतनी सुहाती है अपना के बिंद माही? देखिए, हम तो बघेली में जवाबो देश की थे जी। अपना कहीं बाप शब्द निश्चित रूप से बाप पिता तुल्य, पिता समान होता है, लेकिन हम कह दे कि बाप के गांड में लाठी डारब तक इंट का उदाहरण फिट होई, तोरे बाप के घरे से ले आई तो यह का शब्द फिट हुई? अरे बाप शब्द के उपयोग कहाँ ठगा है? हमारी शब्द थोड़ी बचा के रखें। नेशनल टीवी चैनल पूरा देश सुन रहा है जी। नहीं, आप एक अधिवक्ता हो, सुनो, और आप एक अधिवक्ता हो, बाप शब्द का उपयोग आपने कहा किया है? आपने कहा तुम्हारे बाप के घर से आवत है, तो मतलब यह बड़ा सम्मान पूर्वक बात हो रही। आप जब कोई आप कहीं डिबेट में बैठोगे या तो आप डिबेट में बैठो नहीं, आप डिबेट में बैठोगे तो आप कांग्रेस की बात करते हो। अरे आप भाजपा क्या कर रही है, पत्रकार आपसे पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दीजिए। आप सब बोलते हो कांग्रेस 60 साल में क्या की। अरे कांग्रेस की बात आप क्यों करते हो? जब आपका प्रश्न क्या है आप उसका उत्तर देना सीखो। जब आप उत्तर देना नहीं सीख रहे हो तो आप डिबेट में मत बैठा करो। चलिए, हम वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत, रोहित जी हम आपके पास आते हैं, हम आपके पुरुषोत्तम जी से बात करें। पुरुषोत्तम जी, आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों को सुना और बिंद की राजनीति से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। कई आपके सामने कई सरकारें आई है, कई सरकारें गई है। जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है E20 पेट्रोल को लेकर, एक तरफ देश में जेनजी सड़कों पर है, चाहे छात्र हो, चाहे पेट्रोल को लेकर हो या किसी मुद्दे को ले, लगातार 30 से 40% जो आबादी जेनजी को सड़कों पर है। यहां पेट्रोल की कीमत और वाहन के रख रखाव का बोझ अगर बढ़ता है तो जनता ही अकेले क्यों भुगते साहब? पहले इंजन तो बनाओ फिर पेट्रोल दो ना यार।
अब हमारी नहीं, हमारी देखिए- एक लीवो बाइक है, हम 2013 में खरीदे थे, 2026 तो चल ही नहीं रही है, खड़ी हो जा रही है। तो भैया इंजन दे दो, इसके बाद पेट्रोल दे दो। जी पुरुषोत्तम जी। नहीं, देखिए रोहित जी बार बार मुद्दे से हट के बात करते हैं। कांग्रेस ने क्या किया? जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय गांवों में और शहरों में शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़कों की क्या स्थिति थी? जी और उसके बाद जब आज बनी बनाई, चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे स्वास्थ्य का स्तर हो, चाहे सड़कें हो, शहर का विकास हो, सब बने बनाए में जब भाजपा सरकार और सत्ता में बैठी है, उसको चला नहीं पा रही है। कहती है कि कांग्रेस सरकार ने 60 वर्ष क्या किया? यदि कांग्रेस कुछ नहीं करती तो ये जितने यूनिवर्सिटी खुली हैं, और कहा एक प्रदेश में एक यूनिवर्सिटी नहीं होती थी, तो आज हर संभागों में यूनिवर्सिटियां हैं। तो विकास क्या भाजपा ने किया है कि कांग्रेस की देन है विकास? और उसी विकास को ये बढ़ा रहे हैं। अब मुद्दे की बात यह है, जैसा अभी आप बोले कि जिस गाड़ी में हम लगातार 10 वर्ष से चढ़ रहे थे, उसमें आज हम 2 वर्ष नहीं चढ़ पा रहे हैं, रास्ते में बंद होती है। और यदि मिस्त्री के जाए तो ये कहते हैं कि मिलावट तेल आप डलवा लिए हैं कहीं है। तो भाई आप जिम्मेवारी से क्यों भाग रहे हैं? आप ये काहे कह रहे हैं कि आपको असली नहीं मिलेगा, मिलावट में ही आपको उपयोग करना पड़ेगा? यदि आप असली नहीं दे पा रहे हैं तो सत्ता सरकार में आप काहे बैठे हैं? इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए, और जनता को कह दीजिए आपने वोट किया था लेकिन हम सही से नहीं चला पा रहे हैं, आपकी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। और बाकी ये कहना कि कांग्रेस क्या किया, तो जवानी जमा खर्च कह देना। आप धरातल में देखो ना कि कांग्रेस ने जो किया है उसी को ये बढ़ा रहे हैं। कुछ नया किया क्या भाजपा वालों ने? चलिए हम रोहित जी से रोहित जी, आप ये मानिए कि जेनजी सड़कों पर है, E20 को लेकर राजनीति गरमाई हुई है, आम आदमी परेशान है, महंगाई, बेरोजगारी, क्या कुछ आप गाइडलाइन निकाल रहे हैं? चूंकि 2027 का चुनाव है और आप ही जाएंगे उन्हीं जनता के पास, क्या कुछ आप रणनीति तैयार किए हैं, जरा बता दीजिए। जेनजी जिन मुद्दों को लेकर सड़कों पर था, उन मुद्दों को सरकार ने जो मानने लायक विषय था उसको साफ स्वीकार किया है। जेनजी कोई विदेशी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, वो हमारे भारत के बच्चे हैं। और भारत के लड़कों का संपूर्ण विषय जो मानने लायक था उसको सरकार ने माना है। बड़े कठिन कानून बनाया है देश में। अब ऐसे विषय के संदर्भ में सरकार पूरी तरह सजग है। बेरोजगारी कोई इतना विषय नहीं है कि उस विषय को आप इतना तेजी से कहोगे कि नहीं बेरोजगारी आ गई। बेरोजगारी इस देश के उद्भव से लेके अभी तक एक क्रम से खत्म हो रही है जी, और वो हमेशा ऐसे क्रम से खत्म होगी। वो मंत्र से खत्म होने वाली विषय नहीं है। लेकिन जो अभी मिश्रा जी कह रहे थे, मुझे तो ऐसा लगा कि वो माननीय मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे क्या पता कि आज 2 कांग्रेसियों से मुझे बात करनी पड़ेगी। अभी एक विषय हमारे लिए जो गंभीर विषय है, अभी ज्ञान सिंह जी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं जी, कांग्रेस पार्टी में उस व्यक्ति के नीचे ये लोग काम करते हैं। कुमार अर्जुन सिंह जी का अच्छा नाम रहा मध्य प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में। लेकिन अभी ये टीवी में बैठ के ऐसा उदाहरण दे रहे थे जिसको मैं टीवी में बोल भी नहीं सकता हूँ। ऐसे लोगों से जो डिबेट में बैठते हैं, इनको शब्दों का चयन होना चाहिए। शब्द आप टीवी में बैठ के अगर कोई व्यक्ति असंसदीय भाषा का उदाहरण दे रहा है, असंसदीय भाषा के उदाहरण से किसी भी डिबेट को नहीं किया जा सकता है। तो ज्ञान सिंह जी को इस विषय को समझना चाहिए। ये बड़ी पार्टी की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये अध्यक्ष हैं, इनके नीचे वाले लोग कैसे समझेंगे? ये वही लोग हैं जहाँ प्रभारी कूट दिए जाते हैं। तो ऐसा देखिए, संसदीय और असंसदीय भाषा का ज्ञान तो कांग्रेस बिल्कुल भी ना दे। और मैं कई बार बोला हूँ, कोई बात नहीं रोहित जी, आपने भाषा की बात की। रोहित जी आपने भाषा की बात की, भाषा पूछ लेता हूं आपसे। मैं जिस तरीके से सवाल किया कि सांसद का बयान का आप समर्थन करते हैं, आपने बोला नहीं। ज्ञानचंद जी आप बता दीजिए कि भूपेश बघेल का पलटवार भी उसी तीखे अंदाज में था, क्या कांग्रेस ऐसी भाषा को सही मानती है? देखिए, मैं तो पहले बाप शब्द का इन्होंने सम्मानित तरीके से व्याख्या की, जिस तरह से बाप शब्द का इन्होंने कि जनार्दन मिश्रा जी की सोच बाप शब्द को लेके ये थी, तो मैंने इनको आईना दिखाया, इनको बड़ा बुरा लगा। और जो इन्होंने कहा कि प्रभारी कूट दिए जाते हैं, अरे आपको शर्म आनी चाहिए। आपका जो उप मुख्यमंत्री किसी हॉस्पिटल के उद्घाटन पे आता है और आपके जिले के विधायक जो सीधी मुख्यालय की हैं, और वहीं पे आपस में चोंच लड़ा के बात करेंगे 8 करोड़ रुपए कहाँ गया, भ्रष्टाचार का पैसा कहाँ गया, तो आप उस पार्टी की बात करते हैं जिस पार्टी में आज पूरी देश की जनता पूछ रही है कि और जान रही है और कह रही है
कि चंदा चोर कहां मिलेंगे, भाजपा के कार्यालय में, पेपर लीक कहां मिलेंगे, भाजपा के कार्यालय में, भ्रष्टाचारी कहां मिलेंगे, भाजपा के कार्यालय में। तो आपके लोगों आपके बारे में और आपकी पार्टी के बारे में तो जनता जान चुकी है। मतलब आप बोलो तो सब सही है, चलिए बिल्कुल, रामलीला, हम करें तो रासलीला, आप जो बोलो वो सही है, और हम उदाहरण देके आप। चलिए रोहित जी, आप कुछ बोल रहे, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, एकदम 30 सेकंड में। मुझे ज्ञान सिंह जी के विषय पर थोड़ा सा ये कहना है कि जो अभी ने कहा कि वो हॉस्पिटल का उद्घाटन करने आए थे, तो यहाँ की क्षेत्रीय विधायक ने चोंच लड़ा के ऐसा बोला कि 8 करोड़ कहाँ गए। यही है असली भारतीय जनता पार्टी, यही है असली भारतीय जनता पार्टी की डेमोक्रेसी, जहां विकास के लिए विधायक अपने ही वरिष्ठ नेताओं से सार्वजनिक स्थान पर पूछ सकते हैं और वो उस विषय को सॉल्व करते हैं जनता के लिए। हॉस्पिटल के मुद्दे पर माननीय विधायक ने बोला था, अपने घर के बारे में नहीं बोला था। चलिए टाइम की पाबंदी है, टाइम की पाबंदी है। हमारा E20 को लेकर पूरा बहस है कि E20 पर बहस होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि बहस किस मुद्दे पर हो। एथेनॉल से किसानों को कितना लाभ हुआ, पेट्रोलियम आयात में कितनी कमी आई, E20 से उपभोक्ताओं को क्या फायदा मिला, वाहनों के माइलेज पर वास्तविक असर कितना है, पुराने वाहनों के लिए सरकार की क्या कुछ रणनीति है। हमको बात इसमें ही करना चाहिए था, लेकिन हम बात कहीं और है, यानी कि सर में चोट लगी है, पांव का इलाज करने में तुले हैं। क्या E20 का लाभ आम आदमी तक भी पहुंच रहा है, यह कड़वी सच्चाई है कि नहीं? इन सवालों का तथ्य और आंकड़े सामने आने चाहिए, क्योंकि राजनीतिक बयान चाहे भाजपा की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से, पेट्रोल की कीमत और गाड़ी का माइलेज आम आदमी की जेब तय करती है। E20 पेट्रोल पर सियासी संग्राम तेज है। एक तरफ भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान, दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार, लेकिन इन दोनों बयानों के बीच खड़ा है देश का एक आम आदमी, एक वाहन मालिक। उसे न भाजपा की बयानबाजी चाहिए, न कांग्रेस की पलटवार वाली राजनीति चाहिए। उसे चाहिए साफ पेट्रोल, सही कीमत, बेहतर माइलेज और अपने वाहन की सुरक्षा की गारंटी। सरकार कहती है E20 से देश की तेल आयात निर्भरता घटेगी, विपक्ष कहता है वाहन मालिकों की चिंता का जवाब दो, और जनता पूछ रही साहब पेट्रोल टंकी में कौन सा पेट्रोल डालें और जेब में इसका क्या असर पड़ेगा। E20 पर सियासत जारी है, लेकिन असली फैसला बयानों से नहीं, आंकड़ों और जमीन पर दिखने वाले नतीजों से होगा। डिबेट सेंटर में यहीं तक, आप देखते रहिए T News Plus। नमस्कार।